प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस व्याख्यान में हम समंकों के सारणीयन के बारे में विस्तार से जानेंगे, अर्थात टेबुलेशन किस प्रकार से की जाती है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियों के बारे में विस्तार से जाना, द्वितीयक समंकों के स्रोत कौन कौन से हैं और किस प्रकार से समंक संकलित किए जाते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो या फिर द्वितीयक समंक हो। और फिर जब संकलित हो जाते हैं एक बार समंक, तो वो कच्ची सामग्री के रूप में हमारे सामने होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से जमाए जा सकते हैं या व्यवस्थित किए जा सकते हैं, और उनको उनके गुणों या फिर संख्याओं के आधार पर, उनकी सजातीयता, समानता, विशेषताओं के आधार पर जब वर्गीकृत किया जाता है तो वर्गीकरण की प्रक्रिया क्या है, और जब वर्गीकृत कर लिए जाते हैं तो किस प्रकार से उनके साथ आवर्तियों को रखकर आवर्ती वितरण किया जाता है, और आवर्ती वितरण करने पर कौन कौन सी श्रेणियां हमारे सामने होती है और किस प्रकार से उनको हम नामकरण दे सकते हैं। और इसी प्रकार जब वर्गीकरण कर लिया जाता है तो उन्हें उन समूहों वर्गों के आधार पर सारणियों में भी रखा जाता है, अर्थात सारणीयन किया जाता है। इन्हें हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। सांख्यिकीय तथ्यों का वर्गीकरण करने के पश्चात उनको तुलनात्मक एवं निर्वचन योग्य बनाने के लिए सारणीयन करना आवश्यक है। वर्गीकृत समंकों को सरल व संक्षिप्त करने हेतु सारणियों में प्रस्तुत करने की क्रिया को ही सारणीयन कहते हैं। दरअसल कच्ची सामग्री को उनके अनुरूपता के आधार पर बांटकर व्यवस्थित रूप में सारणीबद्ध करना ही सारणीयन है। यह भी समंकों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का या प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। ब्लेयर ने इसे बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया है। ब्लेयर कहते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में सारणीयन समंकों को खानों तथा पंक्तियों, अर्थात कॉलम्स और रोज के स्वरूप में रखने की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं इसे स्पष्ट रूप से कि सारणीयन संकलित व वर्गीकृत समंकों को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रदर्शित करने की क्रिया है जिससे उन्हें तुलनात्मक बनाया जा सके व उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारणीयन यानी संख्यात्मक तथ्यों को तुलना योग्य बनाने, निर्वचन योग्य बनाने और उनके वर्गों के आधार पर, समूहों के आधार पर व्यवस्थित ढंग से सारणी में प्रस्तुत करने का तरीका है। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो संक्षिप्त में हम उन्हें इस प्रकार से समझ सकते हैं। सारणीयन समंकों को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सरल स्पष्टीकरण हेतु तुलना योग्य बनाने एवं विश्लेषण में सुविधा के उद्देश्य से किए जाते हैं। इन उद्देश्य या सारणीयन के महत्व को इन बिंदुओं के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। समंकों का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, समंकों के सरल स्पष्टीकरण हेतु, समंकों को तुलना योग्य बनाने हेतु, विश्लेषण योग्य प्रस्तुतिकरण हेतु, आकर्षक प्रदर्शन में सहयोग हेतु। देखा जाए तो सारणीयन और वर्गीकरण दोनों ही सांख्यिकी की मुख्य क्रिया है। इसके तहत कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त संख्यात्मक तथ्यों को या संख्याओं को उनकी विभिन्न आधारों पर, गुणों, संख्याओं, सजातीयता आदि लक्षणों के आधार पर जब जमाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो वर्गीकरण और सारणीयन उसके माध्यम है। और जब उनको वर्गों में बांटा जाता है, समूह में बांटा जाता है, तो वर्गीकरण कहलाता है। और उन्हें वर्गों और समूहों में बांटने के बाद में जब सारणी के रूप में लिखा जाता है, सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे सारणीयन कहते हैं। अर्थात ये दोनों ही प्रक्रिया है सांख्यिकी विधियों के विश्लेषण की। सर्वप्रथम इन्हीं के आधार पर चल के आगे बढ़ा जाता है, लेकिन पहले वर्गीकरण किया जाता है, फिर सारणीयन किया जाता है। सारणी के जो मुख्य भाग है या एक सारणी बनाते समय
क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं या उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, क्या पार्ट है, उसके बारे में हम इस प्रकार से बिंदुओं द्वारा बता सकते हैं कि सारणी का शीर्षक होना चाहिए, उसकी संख्या होनी चाहिए। एक सारणी उत्तम सारणी का एक उदाहरण भी हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले जैसे कि मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो सामने सारणी दिख रही है, इस सारणी के अनुसार ही हम इसके पार्ट के बारे में बता सकते हैं। अर्थात सारणी की संख्या जैसे लिखा है टेबल नंबर 4, और शीर्षक यानी कि इसका हेडिंग या टॉपिक जो होता है, उद्देश्य के अनुसार जब समंकों को एकत्रित किया जाता है तो उसके उनको जब जमा कर व्यवस्थित करके सारणी में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका एक हेडिंग दिया जाना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी रेट्स एंड चेंजेस इन लास्ट डिकेड इन राजस्थान। राजस्थान में साक्षरता से संबंधित और उसमें परिवर्तन से संबंधित ये सारणी है जो ये बता रही है हमें विस्तृत रूप से। और सबसे पहले जो है वो सारणी की संख्या होनी चाहिए और उसका शीर्षक होना चाहिए। और इसी प्रकार दूसरा जो है भाग उपशीर्षक या अनुशीर्षक, यानी कि जब हम सारणी बना रहे हैं, उसकी संख्या लिख दी और उसका शीर्षक लिख दिया, तो उसके कॉलम्स और रोज बनाते हैं, पंक्तियां और खाने बनाते हैं, और उन पंक्तियों और खानों के भी शीर्षक होने चाहिए। जैसे इसमें पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, फिर ईयर लिखा हुआ है 2001, फिर 2011, फिर चेंजेस परसेंटेज में लिखे हुए हैं। इस तरह से बनाए जाते हैं। और फिर सारणी का मुख्य भाग या क्लेवर, जिसे हम बॉडी कहते हैं उसकी, जो कि इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो उप शीर्षक हैं उसके बाद सीरियल नंबर है तो 1 2 3 4 5, और इसी तरह से आगे दूसरे कॉलम में नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के नेम, ये पूरा जो आगे दिख रहा है ये इसका बॉडी है या फिर इसका पूरा क्लेवर है, मुख्य भाग है सारणी। इसमें इसके बाद का जो बिंदु है वो है रेखाएं खींचना या रिक्त स्थान छोड़ना। जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है रेखाएं खींचते हैं, जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है हम रिक्त स्थान छोड़ सकते हैं। जैसा कि इसमें रेखाओं के द्वारा दिखाया हुआ है। सीरियल नंबर को अलग एक कॉलम दे रखा है, फिर नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को अलग दे रखा है कॉलम, इसी तरह से अलग कॉलम के अनुसार हम रेखाएँ खींचते हैं। फिर है पदों की व्यवस्था या विन्यास करना। पद यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि खानों और जो पंक्तियां हैं उनमें उनके पदों के अनुसार समायोजित किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा पहला सीरियल नंबर है, दूसरा नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि इनका पदों का समायोजन और वर्णमाला या फिर समय या आकार या भौगोलिक अनुसार किया जा सकता है। जैसे कि हमने जमाया है, जैसे सीरियल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 होगी, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो या तो हम इनको अल्फ़ाबेट के रूप में लिख सकते हैं, ABC, ए से स्टार्ट करते हुए जेड तक जमा सकते हैं, या फिर इनके परसेंटेज चेंज के अनुसार जमा सकते हैं, या फिर इनकी लिटरेसी रेट में जो आकार है उसके अकॉर्डिंग हम इनको जमा सकते हैं, या फिर भौगोलिक आधार पर भी जमा सकते हैं। जैसे सबसे पहले राजस्थान के बारे में डिस्ट्रिक्ट लें तो सबसे पहले सबसे उत्तर में जो है गंगानगर, वहाँ से शुरू करते हुए और इनको डिस्ट्रिक्ट को लिखते जाते हैं और नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा तक हम इनको जमा देते हैं। ठीक इसी तरह से फिर है टिप्पणियाँ। इनको मैं एक बार फिर से खुल के बताता हूँ। फिर है टिप्पणियाँ, उसके बाद में उद्गम है। तो टिप्पणियाँ और उद्गम के बारे में हम इस सारणी में उस तरह देख सकते हैं कि जब भी ज़रूरत होती है तो टिप्पणियाँ की जा सकती है। जैसे फुट नोट्स के बारे में, या जैसे कोई चीज़ है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ ये सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये माइनस का दे रखा है, चूरू में आगे लिखा है परसेंटेज चेंज, जहाँ पे दिया हुआ है ये लिखा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है 0.13 और ये ब्रैकेट में लिख रखा माइनस, यानी कि इसको हम फुट नोट में नीचे बता सकते हैं कि यहाँ पे चूरू में जो चेंज आया था वो माइनस में आया था। इसी तरह से कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहते हैं तो जहाँ पे भी हम दिखाना चाहते हैं, जैसे हम चूरू के बारे में कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं तो यहाँ पे चूरू के पास में एक स्टार लगा देते हैं। ठीक इसी तरह से हम बताना चाह रहे हैं कि अमुक डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज रही है तो उसमें हम स्टार लगा के दिखा सकते हैं और नीचे उसकी टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से एंड में इस
सारणी के, प्रत्येक सारणी के एंड में उसका उद्गम स्थल या सोर्स, यानी कि वो जो सारणी बनाई गई है या सारणी में जो डाटा लिए गए हैं वो कैसे बनाया गया है, उसके उद्गम स्थल क्या है, या कहाँ से वो निकली है, या इसका आधार क्या है, या उसके सोर्स क्या है। तो ये द्वितीयक समंक है, इसलिए इसके सोर्स लिखा हुआ है। यदि ये प्राथमिक समंक होते हैं तो यहाँ पे लिखते कि ऑथर द्वारा संकलित समंक, और ये चूंकि द्वितीयक समंक है इसलिए इसमें सोर्सेज लिखा हुआ है सेंसस ऑफ इंडिया एंड प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स राजस्थान। यानी कि यह जो आंकड़े हैं ये द्वितीयक समंकों के रूप में इस ऑथर ने, यानी ये मेरी ही टेबल है, मैंने एक अध्ययन किया था लिटरेसी रेट के ऊपर, जो कि आप चाहें तो इसको ढूंढ सकते हैं, सेक्स एंड रेजिडेंस वाइज लिटरेसी इन राजस्थान एनालिसिस के रूप में। आप जो गूगल में सर्च करेंगे तो ये टेबल आपके सामने, ये पूरा एक रिसर्च पेपर सामने आएगा, उसकी चौथी नंबर टेबल ये। तो ये जो डाटा लिए गए थे वो पॉपुलेशन से लिए गए थे, अर्थात सेंसस ऑफ इंडिया से लिए गए थे। और इसी तरह से एक टेबल किस तरह से बनाई जाती है, उसके भाग क्या होते हैं, उसके बारे में हमने जाना। और अब हम जानना चाहेंगे कि एक उत्तम सारणी के क्या आवश्यक लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं आकर्षक होनी चाहिए, दिखने में सुंदर होनी चाहिए, दूसरे उसका उचित आकार होना चाहिए जिससे भ्रमात्मक नहीं दिखे, अर्थात ऐसे भी नहीं हो कि आवश्यकता से अधिक हमने खाने खींच लिए या फिर चौड़ाई बना दी। तो उसकी जो रेखाएं हैं, उसका आकार है, संपूर्ण रूप में वह उचित आकार की होनी चाहिए। और फिर है तुलनीय, अर्थात तुलना योग्य होनी चाहिए। जैसे अभी हमने सारणी देखी थी, उसमें डाटा को हम कंपेयर कर सकते थे कि अमुक डिस्ट्रिक्ट की परसेंटेज चेंज जो है लिटरेसी का उस डिस्ट्रिक्ट से अधिक है, कम है, या उसके समान है। उसी तरह से जब सारणी बनाई जाती है तो उसका उद्देश्य पहले से तय होता है और उद्देश्य के अनुसार ही सारणी बनाई जाती है। जैसे मैंने कहा था, जब हम प्राथमिक समंक एकत्रित किए जाते हैं तो कच्ची सामग्री के रूप में होते हैं, उनको हम अपने उद्देश्य के अनुसार अलग अलग समूहों में बांटकर उनकी सारणियाँ बनाते हैं। लेकिन द्वितीयक समंक जब होते हैं तो वो जो एकत्रित करने वाला है उसने अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग उनको एकत्रित किया और उनको जमाया, लेकिन फिर जब उसका उपयोग किया जाता है तो अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार उन समंकों को व्यवस्थित करता है और सारणी बनाता है। फिर स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात जो भी समंक आपने लिए है, जो आप बात कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और वैज्ञानिकता होनी चाहिए, और समस्त अंगों का समावेश होना चाहिए। यानी कि एक ऐसी उत्तम सारणी तभी उत्तम कहलाएगी जब उसमें सभी अंगों का समावेश हो, यानी सभी पार्ट जो अभी हमने बताए थे वो सब होने चाहिए। जैसे कि ये आपके सामने एक उत्तम सारणी है जिसमें सारणी संख्या लिखी हुई है, इसके ऊपर टॉप हेडिंग है पूरा सही ढंग से लिखा हुआ है, फिर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, यानी उपशीर्षक है, अनुशीर्षक है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से लिखे हुए हैं, और सोर्सेज भी लिखा हुआ है, यानी कि सभी पार्ट इसके बड़े सुंदर तरीके से समझाए हुए हैं। ये एक उत्तम सारणी हो सकती है। फिर हम अंत में बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि सारणी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो सारणी के प्रकार मूल रूप से तीन है। एक तो उद्देश्य के आधार पर सारणी, एक है मौलिकता के आधार पर सारणी, और एक है रचना के आधार पर सारणी। यानी कि उद्देश्य के आधार पर, यानी एक सामान्य उद्देश्य वाली हो सकती है और एक विशेष उद्देश्य वाली हो सकती है। जो अभी मैंने दिखाई थी ये विशेष उद्देश्य वाली सारणी है, जिसमें पर्टिकुलर हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस 2001 से 2011 के बीच, इस दशक में राजस्थान के विभिन्न जिलों की साक्षरता की दर किस तरह से परिवर्तित हुई। और फिर है मौलिकता के आधार पर प्राथमिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। प्राथमिक सारणी और व्युत्पन्न मतलब, प्राथमिक का मतलब हुआ जैसे मूल सारणी जो है, मूल समंक एकत्रित करने के बाद में मूल जो सारणी बनाई जाती है उसके बाद जो उससे डिराइवेटिव करके जो बनाई जाती है, अर्थात जैसे एक मूल सारणी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मूल पद लिए हुए हैं, अर्थात जो निरपेक्ष समंक होते हैं वही है, लेकिन अब हम उसको अनुपात के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर बनाते हैं तो वो व्युत्पन्न सारणी कहलाएगी। और इसी तरह से रचना के आधार पर है सरल या एक गुण वाली सारणी, अर्थात यहाँ पे सरणी लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे सारणी है, यानी एक गुण वाली जब भी सारणी कोई बनाते हैं तो एक गुण वाली होगी, यानी एक ही उसमें हम अंग लेके करते हैं। लेकिन जब हम एक से अधिक, जैसे 2 गुण, 3 गुण,
या बहुगुणी सारणी जब बनाई जाती है तो वह जटिल तरह की दिखती है और वह बहुगुणी सारणी कहलाती है। और इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में जाना कि सारणी क्या है, उसे किस प्रकार बनाई जाती है, उसके कौन कौन से भाग हैं और एक उत्तम सारणी किस प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आपके सामने अभी स्लाइड में दिख रही है एक उत्तम सारणी का उदाहरण। और आज इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।